अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वलुर किनारे जिल्द अव्वल पार्ट 5 आपके सामने पेश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़। हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक, हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक, खज़र सोचता है वलुर के किनारे। 15 जनवरी 2009 ईस्वी से 25 मार्च 2009 ईस्वी तक दिल्ली में एक तरफ इलाज मुआलजा और दूसरी तरफ रूह दीन का शनासा इकबाल जिल्द दोम का मवाद तैयार हो रहा था। दिल्ली में हमारे फर्जंद निस्बती सैयद इफ्तिखार गिलानी पेशे सहाबत से वाबस्ता सुकूनत पजीर हैं, बड़े कमगू और कम आवेज़, अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों के साथ हमतन मसरूफ़, बहुत कम हमारे पास आते थे। एक रोज़ मिजाज पुरसी के लिए अपनी बड़ी बेटी अबियज़ इफ्तिखार को साथ लेकर हमारी क़यामगाह पर तशरीफ़ आवर हुए। मुझे लिखने में मसरूफ़ पाया। कहा, आप क्या लिखते हैं? मैंने कहा, रूह दीन का शनासा, उसकी पहली जिल्द छप चुकी है, अब दूसरी जिल्द तरतीब पा रही है। बड़े मुदब्बिराना अंदाज में फरमाया कि इकबाल पर लिखने वाले तो बहुत हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं, मगर ज़ाती तौर मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के वाक़ात तरतीब दें, जिससे जवान तबका और आने वाली नस्लों के लिए ख़ास तौर बदनसीम ख़त्ते बेनज़ीर की तारीख़ के वो गोशे सामने आएंगे जो आपकी निगाहों के सामने गुजरे हैं और जिनके आप ऐनी गवाह हैं। नीज़ आपकी ज़िंदगी जिन दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरी हैं, वो भी हमारी नई पूत के लिए हौसला मंदी का सामान बनेगा। मैंने तवज्जो से उनकी बातें सुनी और कहा कि अब तक जो कुछ लिखा गया है उसमें ज़िंदगी के जुस्ता जुस्ता कुछ हिस्से आ गए हैं, जैसे रुदादी कफस जिल्द अव्वल और दोम, क़िस्से दर्द, दीदो शनीद वगैरह, लेकिन तरतीब के साथ इस मौजू पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। कोशिश करूँगा कि जिल्द दोम का मवाद तरतीब पा जाए। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि तीसरी जिल्द भी अल्लाह ताला मेरे हाथों से मनसे शहूद पर लाए, क्योंकि अल्लामा मरहूम के फ़ारसी कलाम में बहुत गुंजाइश है कि उसका तर्जमा सामने लाया जाए। मैंने अर्ज़ किया है, वो बहुत कमगू है। उन्होंने बात को मज़ीद तूल नहीं दिया। 25 मार्च से कुछ दिन कबल किताब की दूसरी जिल्द का मवाद अल्हम्दुलिल्लाह लिखा जा चुका और मैंने अपनी आरज़ू की तकमील में तीसरी जिल्द का भी आगाज़ किया और 5-6 सफ़ा तरतीब पा गई कि श्रीनगर वापस आना पड़ा। यहाँ आकर दूसरी जिल्द कंपोजिंग के मरहले में दाखिल हो गई और मैं यहाँ की मसरूफियात में गिरा जा चुका था। मज़ीद कुछ लिखने की फुर्सत न मिली। कुछ दिनों बाद बेटी आंसा बतूल ने फ़ोन पर इफ्तिखार साहब का पैगाम याद कराया और कहा कि इफ्तिखार साहब बहुत इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है उस तरफ आप फौरी तवज्जो दें। मैंने बेटी से कहा कि इफ्तिखार साहब का दोबारा इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। मैं इंशाअल्लाह रूह दीन की तीसरी जिल्द का काम रोक लूँगा और उनकी नेक ख्वाहिश की तकमील का आगाज़ करूँगा। अल्लाह ताला सेहत और मोहलत ज़िंदगी अता करे तो इंशाअल्लाह किसी न किसी तरह कुछ वक़्त निकाल कर ये काम भी हो जाएगा। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वलुर किनारे। वलुर किनारे के नाम से आप बीती सफ़ाई किरतास पर बिखेरने की कोशिश होगी। ये नाम इसलिए मुनासिब और मौजू है कि मेरी जाए पैदाइश वलुर के किनारे पर वाक़या है। बस्ती का नाम ज़ूरी मंस है। ये तहसील बांडीपुरा, जो अब ज़िला की हैसियत इख्तियार कर चुका है, उसके सोपोर की तरफ आने वाले रास्ते में आखिरी गांव कहोंसा की बस्ती है। कहोंसा के बाद सोपोर की तरफ आने वाला रास्ता एक पहाड़ी के दामन पर से गुजर रहा है, जिसको मकामी ज़बान में संगरी कहते हैं। संगरी की तरफ जाने वाली सड़क पर नहर जीनागीर पर बने हुए पुल से गुजरना पड़ता है। ज़ूरी मंस की बस्ती बाएं तरफ नहर जीनागीर के बहाव की तरफ रहती है, जहां से कोई सड़क ज़ूरी मंस की तरफ नहीं जाती, बल्कि नहर जीनागीर पर बने हुए बंड पर से ही पैदल सफर करना पड़ता है। ये नहर पहाड़ के दामन में बह रही है।
इस पर बने बन से जब आप जूरीमंज की तरफ जाएंगे, दाईं तरफ पहाड़ी और बाईं जानिब वलुर का आसमानी रंग का चमकता हुआ पानी बार बार आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराता रहेगा। वलुर को घेरे हुए तहसील बांडीपुरा, तहसील सोनावारी की दामनी वलुर में वाक़ बस्तियां हैं। आपको सरसब्ज़ शादाब दरख्तों के झुरमुट की शक्ल में आंखों में तरावत और ठंडक पैदा करते हुए खरामा खरामा सफ़र में साथ रहेगी। अगर सिंचाई के मौसम में आप इस सफ़र करेंगे तो नहर ज़ीनागीर का बर्फीला पानी धीरे धीरे बहते हुए आपके कदमों की छाप के साथ हमकदम रहेगा। ये नहर पूरे ज़ीनागीर इलाके को सैराब करती है। शाली की फसल काटे जाने के बाद उसका पानी रोक लिया जाता है और मौसम सरमा में ये नहर खुश्क रहती है। आगे जाकर पहाड़ी का एक हिस्सा आपको वलुर के पानी में दिखाई देगा और इस तरह आप वलुर के दामन के करीब जाकर उसमें गश्त लगाती मछलियों की कश्तियों को देखेंगे। सिंघाड़ों का मौसम हो तो आप वलुर का सारा दामन सब्ज कालीन की तह के नीचे मस्त ख्वाब देखेंगे। कहीं अधेड़ उम्र के मर्द खवातीन और कहीं अटकेलियां बरती हुई दोशीज़ाई और टीन एज लड़के छोटी छोटी कश्तियों में बैठे सिंघाड़े चुन रहे हैं। ये सिंघाड़े उस मौसम में दामनी वलुर में सुकूनत पजीर आबादी के लिए आजूका का एक जरिया होते हैं। कहीं कच्चे और कहीं उबाल कर गर्दोपेश की बस्तियों में बेचने के लिए ले जाते हैं। ज्यादातर जिन्स के इवज जिन्स ही हासिल करते हैं। कहोनस बस्ती के बगल में एक छोटा सा मोहल्ला खुडमल के नाम से जाना जाता है। उसी की सीध में ये पॉइंट आता है। आप जब इसके आगे आएंगे तो 2-3 फरलांग के सफर में आप ऐसा सुकून और खामोशी पाएंगे कि मस्त मदहोश हो जाएंगे। दाएं जानिब नहर ज़ीनागीर, ऊपर एक ढलवान, दरख्तों के बगल में बाएं जानिब वलुर की छोटी छोटी लहरें आपका दिल लुभाएंगी। आगे आने वाली बस्ती के कोई आसार आपको दिखाई नहीं देंगे जब तक अगले मोड़ पर नहीं पहुंच जाएंगे। तब अगले मोड़ से आपको जूरीमंज बस्ती के मकानात दिखाई देंगे। हमारे बचपन के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मकानात थे। सब के सब खसपोश थे। कुछ अरसा बाद जब हमने होश संभाला तो एक मकान अटनपोश बन गया। ये मरहूम सैयद कबूल शाह का मकान था जो गिलगित में पेश इमाम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मुझे बहुत कम उनकी याद है, अलबत्ता एक रोज़ उनको बहुत ही साफ़ो शफाफ उजले लिबास में सफ़ेद बर्फीली चादर कंधों पर लटकाए नहर ज़ीनागीर के बंड से वटलब ज़ीनागीर की नज़दीकी बस्ती की तरफ जाते देखा है। उनका वो हुलिया, वकार, संजीदगी, मतानत और खरामा खरामा निगाहें झुकाए चलना गोया कल का वाक़या है। नहर ज़ीनागीर के बंड के बिल्कुल साथ एक 2 मंजिला बहुत बड़ा मकान जो बहार शाह मरहूम का मकान कहलाता था। उसमें उनके भाई मरहूम अब्दुल गनी शाह और मरहूम जलालुद्दीन शाह भी सुकूनत पजीर थे। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार के ननिहाल है। मरहूम बहार शाह की बेटी मेरे दादा सैयद हसन शाह गिलानी के अक़दी निकाह में थी। मेरे वालिद मरहूम की पैदाइश के 3 माह बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मरहूम बहार शाह ने दूसरी लड़की मिसमात साजा बानो मरहूमा उनके अक़दी निकाह में दे दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार को ननिहाल वालों ने अपने घर में परवरिश और पर्दाख्त के लिए गोद ले लिया। यहाँ मरहूम बहार शाह की बेटी मिसमात ताजा बेगम मेरे वालिद मरहूम के साथ ही पैदा हुई थी। इस तरह उनके साथ मेरे वालिद भी परवरिश पाते रहे। मरहूमा ताजा बेगम खाला होने के अलावा उनकी रज़ाई बहन भी बन गई। हम उनको बजातौर पूफी के नाम से पुकारते थे और फिलवा के उन्होंने हम सब भाई बहनों को बिलउमूम और मुझे खास तौर ज्यादा पाला पोसा और प्यार दिया। मरहूम बहार शाह के एक फर्जंद मोहम्मद शाह मरहूम की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने गोया मुझे अपना फर्जंद बना लिया था। वो मुझे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पालते थे। वो मागरीपुरा में पेश इमाम के फ़राइज़ अंजाम देते थे। मुझे याद है कि जब वो नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मागरीपुरा की तरफ रवाना हो जाने की तैयारी करते थे तो रोटी चाय में भिगो कर रखते थे और घर वालों से कहते थे अली को खिला देना। उनके इस रवैये पर
مجھ سے بے حد پیار اور لگاؤ پر ان کی اہلیہ محترمہ جو نادی حل بانڈی پورہ کی تھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا کرتی تھی۔ البتہ پوفی جان اپنی بائی کی محبت اور برتاؤ میں برابر کی شریک رہتی تھی۔ مرحوم محمد شاہ درمیانی درجے کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مجھے یہ واقعہ بھی ازبر ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر دراز تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے ہاں کہی، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے دائیں ہاتھ کو سونگا کہ کھانے کی گواہی ملے گی یا نہیں۔ میرے ہاتھ میں ہلدی لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ پورا کمرہ تیمارداروں اور عزیز و اکابر سے بھرا ہوا تھا اور اسی رات وہ رحمت حق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اسی مکان کے ایک کمرے میں جو مغرب کی طرف تھا اور نہر زیناگیر کا بند اس کی پشت پر تھا، اس بند پر سے کوئی آہستہ آہستہ بھی چلتا تھا تو کمرے میں اس کی آواز سنتے تھے۔ اسی کمرے میں میری پیدائش ہوئی۔ ان ایام میں تاریخ پیدائش لکھنے کا گھروں میں رواج نہیں تھا، البتہ کہونس سے چوکیدار مرحوم غلام محمد میر یہاں چوکیداری کا امامہ باندھے آتے رہتے تھے۔ انہوں نے میری تاریخ پیدائش لکھ رکھی تھی۔ ان ایام میں بکری سنہ یا سکہ کا رواج تھا۔ ان سے میرے بوٹنگو پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے وقت دریافت کر لیا گیا ہوگا۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، البتہ بعد میں جب میں مجاہد منزل میں پہنچ چکا تھا اور ادیب فاضل کے امتحان کے لیے فارم پر کرنا تھا، مرحوم غلام محمد میر ابھی بہین حیات تھے۔ ہم نے زوری من سے آدمی بیچ کر ان سے تاریخی پیدائش حاصل کر لی اور عیسوی سنہ کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے 29 ستمبر 1929 میری تاریخ پیدائش بن گئی۔ میری والدہ مرحومہ ڈورو کے سادات ہمدانیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے نانا جان کا اسم گرامی سید اسد اللہ شاہ تھا۔ میری پیدائش کے وقت نہر زیناگیر میں پانی آ چکا تھا۔ یہ نہر سنروانی بانڈی پورہ سے نالہ مدمتا سے نکالی گئی ہے اور آنجہانی ہری سنگھ کے دور کی یہ بہت بڑی یادگار ہے۔ بانڈی پورہ اور پورے علاقے زیناگیر سوپور کے زرعی اراضی کے بہت بڑے حصے کو سیراب کرتی ہے۔ اس نہر سے پہلے پورا زیناگیر خشک فصل پر ہی انحصار رکھتا تھا اور چاول کے دانے دانے کے لیے یہاں کے لوگ ترستے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے والد بزرگوار کب اس نہر میں سیزنل کلی کی حیثیت سے تعینات کیے گئے تھے، البتہ میرے ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے ہمیشہ ان کو مستقل کلی بن جانے کی تمنا کا اظہار کرتے دیکھا ہے۔ ان کے بعد جو افراد بحیثیت کلی تعینات ہوئے تھے وہ بھی ان پڑھ تھے، مگر اثر اور رسوخ اور افسران بالا کو خوش رکھ کر وہ لوگ آؤٹ آف ٹرن مستقل کر دیے گئے تھے۔ سیزنل کلی سے مراد وہ لوگ ہیں جو سینچائی کے سیزن میں ہی کام کرتے تھے، جو اپریل سے اکتوبر تک رہتا تھا۔ سینچائی کا سیزن ختم ہوتے ہی ان کو سبق دوش کیا جاتا تھا۔ اس طرح ہمارے والد بزرگوار اکتوبر سے لے کر نئے سیزن تک بے روزگار رہتے تھے۔ حالانکہ میں نے افسران بالا جو وٹلب اور بوٹینگو کی بستیوں کے لوگ تھے ان سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ محنت اور مشقت سے کام کرنے والے اور ڈیوٹی کے پابند ہمارے والد بزرگوار ہی تھے۔ میں نے بچپن میں اکثر بار دیکھا ہے کہ وہ شام کا کھانا گھر پر کھا کر لالٹین لے کر وٹلا پوائنٹ میں رات کو ڈیوٹی دینے کے لیے نکلتے تھے۔ میں نے کئی بار ان کو نہر زیناگیر کے برفیلے پانی میں لیکیج بند کرنے کے لیے سینے تک پانی میں اتر کر ٹھٹھرتے اور تھر تھراتے دیکھا ہے، لیکن ان کی اس محنت شاقہ کا کوئی احساس نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ کسی افسر کو خوش رکھنے یا کھلانے پلانے کی استطاعت اور دسترس سے محروم تھے۔ زوری من سے جب آپ وٹلب کی طرف نہر زیناگیر کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے بند سے سفر کریں گے تو برابر وہی نقشہ آپ دیکھیں گے جو کہونس اور کھڑمل سے آتے ہوئے آپ کے ذہن میں رچ بس گیا ہوگا۔ یہاں بھی پہاڑی کا ایک سرا ولور میں نہا رہا ہے اور غوطے کھا رہا ہے، اور پھر آگے جا کر آپ وٹلب گھاٹ اور پھر وٹلب گاؤں میں داخل ہوں گے۔ زوریمز گاؤں کے عقب میں پہاڑی ہے جس کو مقامی زبان میں پانزل کہتے ہیں۔ اس کی ایک چوٹی دائیں جانب ہے جہاں حضرت بابا شکر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تربت اور آرام گاہ ہے۔ عقب کی پہاڑی دائیں اور بائیں جانب پہاڑی کے سرے
इस तरह इस छोटी सी बस्ती को अपनी बाहों में बेंच लिया है, जैसे कोई माँ ममता भरी गोद में अपने लाडले को बेंच लेती है। अकब की इस पहाड़ी की वजह से इस बस्ती में ज़ोहर के बाद ही छाँव छा जाती है और इसका आगाज हमारे ही आबाई मस्कन से होता है और धीरे धीरे वलुर के किनारे की तरफ फैलती जा रही है। बस्ती में चंद एक सादात घराने हैं, बाकी माही गिर बरादरी है, जिनके रोजगार का दारोमदार वलुर की पैदावार पर है। मछलियाँ, सिंघाड़े, नदरू और आबी परिंदे। दिन भर ये लोग छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर वलुर की वसअतों में घूमते फिरते हैं और दिन ढलते ही मछलियों की अच्छी खासी मिकदार कश्ती में डालकर किनारे की तरफ रुख करते हैं। माही गिरों के घरों में मुंतजिर खवातीन टोकरे लेकर आती हैं और इन मछलियों को इनमें भरकर घरों की तरफ रुख करती हैं। यही मछलियां अलग सुबह टोकरों में भरकर हर एक घर में से एक एक खातून इनको बेचने के लिए वटलब की तरफ रवाना हो जाती है। वटलब पहली बस्ती आती है, लेकिन इनकी जोलांगा पूरा इलाके ज़िनागिर है। शाम को इन टोकरों में शाली या चावल भरकर ये थक हार कर घरों में आ जाती है। इस तरह इन घरों में मर्द भी और खवातीन भी सख्त मेहनत और मशक्क़त करती हैं और ज़िंदगी के अय्याम गुजारती हैं। सादात घरानों के मर्द अक्सर व पेशतर पेश इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ज़िनागिर के मुख्तलिफ गाँवों में मुतअय्यन होते हैं। नज़दीकी देहात से नमाज फजर के बाद घरों में आते हैं और ज़ोहर या असर के बाद अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाते हैं। दूर देहात में तय्युनात महीने में 1-2 बार आते हैं, बाकी अय्याम में उन्हीं बस्तियों में क़याम करते हैं। उसी माहौल में मेरा बचपन गुजरा है और निहायत गुर्बत और मस्कनत के हालात में परवान चढ़ा हूँ। वालिद मरहूम सीजनल कुल्ली की हैसियत से 10 रुपये तनख्वाह पाते थे, लेकिन उस ज़माने में 2 रुपये में शाली की खरबार यानी 80 किलो खरीदी जा सकती थी। बोटिंगों में पंडित जयराम की दुकान से हमारे वालिद साहब सौदा सरफ लाते थे। पंडित जी उनकी बहुत कदर करते थे, क्योंकि वो वक़्त पर कीमत अदा करते थे और बिला वजह कोई ताख़ीर नहीं करते थे। 10 रुपये की उस तनख्वाह के अलावा हमारे घर में बकरियां और मुर्गियां भी पलती थी। बकरियों का दूध घर में इस्तेमाल होता था। मुर्गियों के अंडे और चूजे अक्सर व बेशतर फरोख्त होते थे। खाने को बहुत कम मिलते थे। वालिद मरहूमीन बच्चों की देखभाल और परवरिश का खास ख्याल रखते थे। उस गुर्बत में भी हमारे कपड़े बड़े साफ सुथरे और नए नवेले होते थे। इस लिहाज से मोहल्ले बल्कि पूरी बस्ती में हमारा रहन सहन और चलना फिरना मिसाली हुआ करता था। वालिदैन के अलावा हमारी परवरिश, देखभाल और खुर्दो नौश का ख्याल हमारी पूफी मरहुमा रखती थी। वो हमारे मुकाबले में कदरे खुशहाल थी। उनके शोहर मरहूम अब्दुल अजीज लानकरेशपुरा बांडीपुरा में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, जहाँ मेरे बुजुर्गवार सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह गिलानी भी इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। वो 60 साल से ज़्यादा अरसे तक उसी बस्ती में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। 118 साल की उम्र में उनका इंतकाल 20 जनवरी 2009 ईस्वी को हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये शायद वादी कश्मीर की तारीख में वाहिद मिसाल है जहाँ इतना तवील अरसा एक ही इमाम रहा हो। अपने बचपन की यादें मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है, जैसे सब कुछ अभी अभी मेरी निगाहों के सामने हो रहा हो। मैं अलग सुबह उठकर वलुर के किनारे मुंह हाथ धोकर आता था और नंगे पाँव घर पहुंचने तक मैं अपनी खूबसूरत पाँव की तरफ देखता रहता था कि कितने खूब धुल गए हैं। मेरी बड़ी हमशीरा खदीजा बानो मरहुमा मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर मेरे धुले हुए पाँव चूमती थी। हमसाया खवातीन मुझे देखकर अक्सर कहा करती थीं कि तुझे लड़की होना चाहिए था, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद साबित होती। मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी, लेकिन इतना एहसास मुझे होता था कि मैं खूबसूरत हूँ। सफाई और पाकीज़गी मेरी फितरत सानिया बन चुकी थी। मैं कपड़ों पर दाग बर्दाश्त नहीं करता था। वालिद मरहूम मेरे लिए अक्सर निस्वारी रंग का कपड़ा लाते और फेरन बनाकर पहनाते थे। मैं बार बार अपने उस अखरे फेरन को देखकर फूले नहीं समाता था, क्योंकि मेरी उम्र के बच्चों में मुझे ही ये साफ सुथरा और नया नया फेरन पहनना नसीब होता था। पाजामे का उन दिनों बहुत कम रिवाज था।
کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں بستی کے عام بچوں کے ساتھ بہت کم میل جول رکھتا تھا۔ گویا کم آمیزی میرے بچپن کی عادت ہے۔ ہمارے والدین کی پہلی اولاد ایک لڑکا تھا، وہ بچپن میں ہی رحلت کر گیا تھا۔ ان کے بعد میرے بڑے بھائی سید میرخ شاہ مرحوم تھے، ان کے بعد بڑی ہمشیرہ خدیجہ بانو مرحومہ، ان کے بعد میں، میرے بعد سید ولی محمد گیلانی، ان کے بعد چھوٹی ہمشیرہ شاہ بانو ہے۔ جب یہ سطور میں لکھ رہا ہوں، ہم 2 بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ بقید حیات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔